आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की बात करेंगे, डीएनए प्रोटीन इंटरैक्शंस। जैसा इसके नाम से मालूम हो रहा है, इसमें डीएनए और प्रोटीन दोनों इन्वॉल्व हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा वो डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा, डीएनए की क्या खासियत होती है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए किस प्रकार की संरचना रखता है। अब जब इसमें हम प्रोटीन की बात करते हैं तो कुछ विशेष प्रकार के प्रोटीन्स मौजूद होते हैं कोशिका के अंदर। ये प्रोटीन्स ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जिन्हें हम ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के नाम से भी जान सकते हैं। देखिए, यहाँ बड़ा विरोधाभासी चीज़ है। बनता है प्रोटीन किससे? डीएनए से ही बनता है। लेकिन डीएनए कुछ ऐसे प्रोटीन्स भी हमारी बॉडी रखती है जो कि डीएनए को एक्टिवेट करने के काम में आते हैं कि जिससे वो ट्रांसक्रिप्शन का काम करे। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब प्रोटीन बनाने के लिए जो स्क्रिप्ट डीएनए में मौजूद है वो स्क्रिप्ट को ये ट्रांसफ़र करने में उसकी मदद करे, उसको एक्टिवेट करे। या आप कह लीजिए कि ये कुछ इस प्रकार के विशेष प्रोटीन्स होते हैं जिन्हें हम ट्रांसफ़र फैक्टर्स कहते हैं, रेगुलेटरी प्रोटीन्स कह सकते हैं। वो क्या काम करेंगे? डीएनए को एक प्रकार से बूस्ट करने का काम करेंगे। वैसे तो इसके बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो विशेष प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं जो अलग अलग संरचनाओं में मिलते हैं, ये डीएनए के साथ जुड़ते हैं और उसके साथ जुड़ने के बाद में उसकी क्रियाशीलता को बनाए रखते हैं। तो अगर हम इनको बहुत ही साधारण सी भाषा में पढ़ें, क्योंकि ये जो चैप्टर है डीएनए का है, इंटरैक्शन का है, रिपेयर का है, जो भी ये हैं, ये एक दूसरे से बहुत गुथे हुए हैं। जैसे डीएनए हमने कहा तो डीएनए आपकी समझ में आ गया, प्रोटीन हमने कहा, प्रोटीन समझ में आ गया। अब हम कहते हैं कि जो प्रोटीन है, कोई भी सेल होती है वो किसकी भाषा को समझती है? प्रोटीन की भाषा को। और प्रोटीन का जो बनने का तरीका है, जो उसकी विधि है, जो उसका प्रोसीजर है, वो क्या प्रोसीजर हम आपको बताते हैं। पहले डीएनए से उसकी सूचना मैसेंजर आरएनए पर आती है और इसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। देखिए, बार बार इन चीज़ों को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। जब ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, ये फैक्टर्स या ये डेफिनेशंस या ये जो प्रोसेस है बीच बीच में इनको समझने का, ये अगर आपकी समझ में होगा तो जैसे ही वो शब्द आएगा आपकी कल्पना में वो तुरंत आ जाएगा कि हाँ, इस प्रकार से ये प्रोसेस हो रहा है। तो प्रोटीन के बनने का जो प्रोसेस है वो क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन में जो प्रोटीन बनना है, जो रिक्वायरमेंट है उस वक्त, उसकी सूचना किसके पास है? डीएनए के पास। डीएनए का वही हिस्सा एक्टिवेट होता है और वो अनजिप होकर के जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में जहाँ वो श्रृंखला मौजूद है जो कि उस विशेष प्रोटीन को बनाएगी, वो खुलेगी। वहाँ खुलने में आपको हमने बताया हेलिकेज, टोपोआइसोमरेज, इस प्रकार के एंजाइम्स होते हैं। अब वो जो डबल स्ट्रैंडेड है उसमें से एक स्ट्रैंड, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री है, वो एक स्ट्रैंड जो है वो दूसरा कॉपी करेगा और उसका कॉपी होकर के वो निकल जाएगा आगे के काम के लिए, यानी मैसेंजर बन के वो चला गया। जो दो स्ट्रैंड्स हैं उनमें से अगर एक स्ट्रैंड को भी हम कॉपी कर लें तो हमने कहा कि दूसरा स्ट्रैंड क्या है? उसका पूरक है। तो जो पूरक होता है, तो यहाँ पर देखिए कितना इंटेलिजेंटली जो सेल है उस मशीनरी को डिज़ाइन किया हुआ है कि उसमें जहाँ कहीं भी ज़रूरत होती, क्यों हम कहते हैं ह्यूमन बींग्स आर मोस्ट इवॉल्व्ड ऑर्गेनिजम्स। अगर आप पढ़ते हैं, बॉटनी के स्टूडेंट हैं, तो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। माइक्रोब्स आपने पढ़े जिसमें कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी मौजूद होता है। फिर आप एल्गी फंजाई की बात करते हैं, वहाँ आपको ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन पे ज़्यादा फोकस होता है, फिर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मौजूद होता है। फिर आप धीरे धीरे ब्रायोफाइट्स पर आते हैं जिन्हें आप एम्फीबियस कहते हैं। देन यू कम टू टेरिडोफाइट्स। फिर उसके बाद आप बात करते हैं जिम्नोस्पर्म्स की। जब जिम्नोस्पर्म्स आप पढ़ेंगे इस साल आप, टेरिडोफाइट जिम्नोस्पर्म, तो उसमें एक बात आती है कि जो जिम्नोस्पर्म्स हैं उनके तुरंत बाद में एंजियोस्पर्म्स का प्रादुर्भाव हुआ। जिम्नोस्पर्म्स में अगर आप देखें उनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो उनको कहीं ना कहीं पानी की ज़रूरत होती है एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। ये एक ऐसा फिनोमिना है जो उसको प्रिमिटिव बनाता है।
इन कंपैरिजन टू एंजियोस्पर्म्स। आप पढ़ेंगे इस साल जो आपका थर्ड पेपर है जिम्नोस्पर्म टेरिडोफाइट्स का, उस वक्त आप इस पर गौर फरमाइएगा, क्योंकि ये जो एक बात आपको हमने बताई है कि फर्टिलाइजेशन के समय उसे पानी की, अब देखिए आप जिम्नोस्पर्मिक जो पादप होते हैं कितने बड़े बड़े होते हैं, हाइट में देख लीजिए, उनके स्ट्रक्चर में देख लीजिए, उनकी एक तरह से विड्थ आप उनके स्टेम्स की देखिए, ट्रंक देखिए उनका, बहुत बड़े होते हैं। लेकिन अगर आप एक ग्रास की बात करें, घास कितनी छोटी होती है, तो वो भी अगर एवोल्यूशनरी मेजर्स को आप लेकर चलें, उस पैमाने पर अगर आप स्केल पर नापें, तो ग्रास जो है वो मोस्ट एडवांस्ड है। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ इस प्रकार की चीज़ें मौजूद हैं जो उसको एडवांस बनाती हैं। वो डिपेंडेंट नहीं है किसी के ऊपर कि अभी उसको पानी चाहिए या अभी उसको कुछ और चाहिए। बाकी चीज़ें जैसे हम बात करते हैं वो फैक्टर्स अलग हैं, बट बेसिकली अगर उसकी मशीनरी को देख करके हम देखें लेकर के, तो उसमें ग्रास बहुत इवॉल्व नज़र आती है। तो यहाँ जो हम बात कर रहे थे, यहाँ पर भी सेल ने देखिए कितनी खूबसूरती से, अगर वो डबल स्टैंड वहाँ जाता तो यूज़लेस था। अगर पूरा डबल स्टैंड ही वहाँ खुल करके कॉपी हो करके अगर वहाँ जाता है मैसेंजर आरएनए की तरह से, तो ये एक तरह की क्या होगी, एक फुलिशनेस होगी। तो सेल ने देखिए, हम ह्यूमन बीइंग्स होकर के, इतने इवॉल्व होकर के भी इन छोटी छोटी बातों पर गौर नहीं करते कि हमें जहाँ कहीं भी सुविधा मिल रही है या हम कहीं भी ऊर्जा की बचत कर सकते हैं तो वो करें। यहाँ पर इसने किस तरह से ऊर्जा की बचत की है कि जो डबल हेलिक्स खुला वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है, उसने एक सिंगल स्ट्रैंडेड मैसेंजर आरएनए बनाया। वो मैसेंजर आरएनए जब गया तो इसको हमने क्या कहा, उसको ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि स्क्रिप्ट जो थी डीएनए की वो ट्रांसफ़र हो गई मैसेंजर आरएनए पर। अब मैसेंजर आरएनए के पास में ये सूचना है कि उसे कौन सा प्रोटीन बनाना है। तो यहाँ जो बात हम कर रहे हैं आपसे, उसके बाद वो जाएगा ट्रांसफ़र आरएनए वहाँ से लेकर के उसको, और राइबोसोम्स तक जाएगा, राइबोसोमल आरएनए बनकर। ये जो एक इसका एक सफ़र है, ये जो एक इसकी जर्नी है मैसेंजर आरएनए से लेकर, इसको हम कहते हैं प्रोटीन बनने का प्रोसेस। या हम कह सकते हैं कि जो जीन में सूचना निहित थी वो हमें समझ नहीं आ रही थी, उसके पास तो बहुत सारी सूचनाएं हैं, लेकिन जब वो मैसेंजर आरएनए बन के प्रोटीन की शक्ल में आया तो उसने अपने आप को, जीन ने एक्सप्रेस कर दिया, अपने आप को उसने जता दिया कि मैं मौजूद हूँ और हाँ मेरा अस्तित्व है और ये प्रोटीन मैंने बना दिया। इसको हम बोलते हैं जीन एक्सप्रेशन। तो जीन एक्सप्रेशन के दौरान जो डीएनए काम करता है उसको एक्टिवेट करने के लिए ये प्रोटीन्स, जो विशेष प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं अलग अलग शक्लों में, जो कि विशेष रूप से इसी काम के लिए बने हुए होते हैं, उनको हम बोलते हैं डीएनए बाइंडिंग डोमेन्स और मोटिव्स। यहाँ आप उन मोटिव्स की बात करेंगे कि वो किस प्रकार से और क्यों डीएनए के साथ बंधते हैं, क्रिया करते हैं और क्या काम करते हैं। अब समझते हैं, अब आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन जो है वो क्या है। अगर हम इसको परिभाषित करें तो हम कह सकते हैं दैट प्रोटीन बाइंड्स अ डीएनए मॉलिक्यूल to regulate the biological function and expression of a gene. I think now I am quite clear. प्रोटीन जो होते हैं वो डीएनए के साथ बंधते हैं, किस काम के लिए, कुछ बायोलॉजिकल फंक्शंस, कुछ जैविक कार्य, और उनमें जैसे एक्सप्रेशन ऑफ अ जीन, जैसा आपको हमने बताया। अब एक्सप्रेशन ऑफ अ जीन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ अ प्रोटीन। जीन अपने आप को एक्सप्रेस कब कर पाता है, जबकि वो प्रोटीन बना देता है, बिकॉज दे डोंट हैव अ लैंग्वेज लाइक वी हैव, हिंदी इंग्लिश उर्दू लाइक वाइज, दे हैव ओनली द लैंग्वेज ऑफ प्रोटीन्स। सो व्हेन अ प्रोटीन हैज़ फॉर्म्ड मीन्स एग्जीक्यूट हो गया उनका काम, उनकी लैंग्वेज यानी सेल को समझ में आ गई, दूसरी सेल्स को समझ में आ गई कि ये प्रोटीन बन गया, मतलब ये कहना चाह रहा है, क्योंकि उस पर्टिकुलर प्रोटीन का पर्टिकुलर काम है। ये बहुत ही उलझा हुआ है। देखिए अगर हम इसके डीप में जाएंगे तो आप देखिए जैसे एंटीबॉडी होती है, एंटीजन्स होते हैं, जैसे हम अभी प्रोटीन्स की बात कर रहे हैं, तो एवरीथिंग इज़ प्रोटीन जिसके अगेंस्ट में हम रिएक्ट करते हैं। हम बीमार भी होते हैं तो आपने जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ पढ़ा होगा कि उसमें जब कोई भी जर्म जाता है तो जर्म इज़ मेड अप ऑफ, एवरी लाइफ इज़ मेड अप ऑफ अ प्रोटीन। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रोटीन, इट मे बी कमिंग फ्रॉम आउटसाइड,
और फ्रॉम इनसाइड। अगर वो बाहर अंदर की तरफ से किसी कोशिका में प्रवेश कर रहा है या फिर बाहर से आ रहा है, तो अगर जर्म्स भी आ रहे हैं तो वो भी एक फॉर्म ऑफ प्रोटीन ही है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक तरह से उस प्रोटीन को रिकग्नाइज कर रहे हैं। अब अगर प्रोटीन बनाना है तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्सप्रेशन ऑफ अ जीन। तो डीएनए प्रोटीन इंटरैक्शंस क्या हैं, ये एक प्रकार की ऐसी प्रक्रिया है जो कि क्या करती है, रेगुलेट करती है, नियमित करती है, उसकी मदद करती है किस काम में, एक्सप्रेशन ऑफ अ जीन को एग्जीक्यूट करने में, कुछ बायोलॉजिकल फंक्शंस को एग्जीक्यूट करने में। द इंटरैक्शन बिटवीन सच स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंसेस एंड रेगुलेटरी प्रोटीन्स, कुछ विशेष डीएनए की संरचनाओं में ही जाकर के रेगुलेटरी प्रोटीन्स अपनी जगह बनाते हैं या उसके साथ बंधते हैं। इस इंटरैक्शन को हम बोलते हैं डीएनए प्रोटीन इंटरैक्शंस। और वो जो जगह होती है या जो प्रोटीन बनता है वो क्या कहलाता है, डीएनए बाइंडिंग मोटिफ्स और डोमेन्स। अब ये मोटिफ्स क्या होते हैं, मोटिफ्स और डीएनए बाइंडिंग डोमेन इज एन इंडिपेंडेंटली फोल्डेड प्रोटीन डोमेन्स। कुछ विशेष प्रकार से फोल्ड किए हुए प्रोटीन्स होते हैं जिनमें कम से कम एक मोटिफ जरूर होता है, एक अनुकल्प जरूर होगा, दैट रिकॉग्नाइजेज डबल और सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। मतलब उस प्रोटीन में जो फोल्डेड प्रोटीन है उसमें एक खूबी ज़रूर है कि वो किसी भी सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को पहचान लेता है। इस प्रकार के सेवरल कंजर्व्ड स्ट्रक्चरल मोटिव्स हैव बीन आइडेंटिफाइड। जो इकोलाई है और जितने भी माइक्रोब्स हैं उनमें काफ़ी सारे ऐसे मोटिव्स को पहचान लिया गया है जिनमें कि आप नाम सुनते हैं, हेलिक्स टर्न हेलिक्स, ल्यूसिन जिपर, हेलिक्स लूप हेलिक्स, जिंक फिंगर मोटिव्स। ये कुछ इस प्रकार के कुछ अलग अलग शक्लों सूरत वाले प्रोटीन्स हैं या कह लीजिए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं जो कि क्या करते हैं, जीन की सक्रियता को या जीन की अभिव्यक्ति को सक्रिय करते हैं या उसको रोक भी सकते हैं। दोनों काम कर सकते हैं ये प्रोटीन, या तो उसको एक्टिवेट कर देंगे जीन की एक्टिविटी को, जीन की एक्सप्रेशन को, या उसको रिप्रेस कर देंगे। इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं या जो क्रियाएं होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, डीएनए प्रोटीन इंटरैक्शन। एक्चुअली डीएनए की जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है उसमें आप पढ़ते हैं मेजर ग्रूव है, माइनर ग्रूव है। ये ग्रूव्स किसी पर्पस से बनी हुई हैं और इन ग्रूव्स में ये वाली जो एक तरह की बाइंडिंग की जो एक बाइंडिंग इंटरैक्शन है वो बहुत खूबी से हो जाता है। ये जो अलग अलग प्रकार के आपको हमने नाम बताए, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो होते हैं वो डीएनए की खांच में बड़े आराम से उसमें जा कर के फिट हो जाते हैं और इसीलिए फिट होने के बाद में वो अपना जो भी काम होता है, देखिए वैसे देखिए तो आप बहुत सारे काम होते हैं इसके। अगर आप इनके कार्यों को पहले समझना चाहते हैं, इसको प्रोसेस को देखने की बजाय, तो आप सोच के देखिए कि यहाँ प्रोटीन के लगने के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, क्या कार्य हो सकते हैं डीएनए प्रोटीन इंटरैक्शन के। जैसे कि डीएनए जो होता है वो आपस की जो क्रिया होती है उसमें क्या होता है, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन हो जाता है। जो जीन्स होते हैं उनका जीन एक्सप्रेशन को ये क्रिया जो होती है वो रेगुलेट करती है या उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्योंकि अलग अलग प्रकार के जो ये जो मोटिव्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, वो डीएनए सीक्वेंसेस से क्रिया करके और ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया जो होती है उसको एक प्रकार से कंट्रोल रखते हैं उस पर। साथ ही बहुत सारे काम होते हैं जो कि डीएनए प्रोटीन की जो आपस की इंटरेक्शन होती है उसकी वजह से होती है। देखिए कहीं भी किसी भी सीक्वेंस के पास अगर कोई प्रोटीन आकर के जुड़ गया है तो नेचुरली उसको वो एक प्रकार से प्रोटेक्शन दे रहा है, तो ये एक डीएनए को डैमेज होने से बचाता है। बहुत प्रकार की जो बायोलॉजिकल जो रिएक्शंस होती हैं, जैसे रेप्लिकेशन में ये काम में आएगा, रिकॉम्बिनेशन में काम में आता है, कैंची की तरह से भी ये काम में आ सकता है। ट्रांसक्रिप्शन आपको बता ही चुके हैं हम, जब कोशिका का डिवीज़न होता है तो ये क्रोमोसोम्स को सेपरेट करने के काम में भी आ सकता है, उनको कंडेंस करने के काम में भी आ सकता है। तो ओवरऑल अगर आप देखें, बहुत डिटेल में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है आपके लेवल पे, पर ये बहुत सारे इस तरह के काम इस एक तरह की जो प्रक्रिया है इस प्रक्रिया के दौरान होते हैं।
इन मोटिव्स को हम अगली क्लास में लेते हैं, फिर उनको समझाएंगे आपको ये मोटिव्स किस तरह से काम करते हैं।